तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ spheric on the surface of sphere या spherical surfaces। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ ले रहा हूँ कि एक हॉलो स्फेयर है, यानी हम बात कर रहे हैं, लेकिन कौन सा, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? स्फेरिकल सरफेसेस तो, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? कंडक्टर की घनत्व है। तो हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर। अब जैसे मान लो हमारे पास में ये कंडक्टिंग स्फेयर है और इसकी रेडियस मान लेते हैं हम लोग आर है। हमने मान लो इसको क्यू चार्ज दिया। वैसे तो इसकी प्रॉपर्टी के सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा? आउटर सरफेस पे चला जाएगा, है ना। तो ऑटोमेटिकली आउटर सरफेस पे चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। लेकिन अगर मान लो, मैं मान के चलता हूँ कि मान लो अंदर वाले सरफेस पे भी चार्ज गया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हॉलो स्फेयर की, तो मैं इसको थोड़ा ऐसा बना लेता हूँ कि थिकनेस वाला बना लेता हूँ। ये थिकनेस वाला है नहीं, है पतली लेयर है ना, थिन लेयर है। लेकिन समझने के लिए मैंने इसको ऐसा बना लिया। तो ये हमारे पास में ये सॉलिड पार्ट है। मैंने मान लिया कि अंदर की साइड मान लो स्मॉल क्यू चार्ज दिया, मान लेते हैं। तो बाहर कितना चार्ज रह गया? क्यू माइनस क्यू चार्ज रह गया। अब हमने क्या बात करी कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, यानी कंडक्टर के अंदर जीरो होता है। तो कंडक्टर मतलब मेटल की बात कर रहे हैं हम लोग, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। और हमें मालूम है कि ये तो आउटर सरफेस है, तो कंडक्टर के आउटर सरफेस का अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो ही होता है। ये बात कर चुका हूँ स्पेयर के केस में। मैं स्पेयर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है? जीरो आ जाता। तो इसका मतलब यहाँ इस वाले की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। बचा कौन? ये। यहाँ अगर आप क्वेश्चन सरफेस बनाते हो, तो गॉसियन सरफेस अगर यहाँ बनाते हो तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। यानी इसके अंदर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आना चाहिए। लेकिन अब अगर आप गॉस लॉ यहाँ अप्लाई करते हो, तो आप देखो चार्ज एनक्लोज कितना आ गया? यहाँ क्यू आ गया। चार्ज एनक्लोज क्या आ गया? क्यू आ गया। अगर चार्ज एनक्लोज क्यू आ गया, ई वेक्टर डॉट एस फॉर अ क्लोज सरफेस इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी क्या आ गया? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। लेकिन इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ? इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही है। ये क्वांटिटी तो जीरो हो गई, यानी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्यू को क्या होना पड़ेगा? यहाँ जीरो होना पड़ेगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? इसलिए यहाँ इस केस में चार्ज क्या होगा? अंदर की साइड होगा ही नहीं। यानी अंदर की चार्ज क्या हो गया? क्यू। यानी फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा? फाइनली हमारे पास हो गया कि इसको जब हमने चार्ज दिया तो सारा का सारा चार्ज कहाँ चला गया? आउटर सरफेस पे चला गया। यानी इसकी ये रेडियस आर है, तो सारा चार्ज कहाँ है? आउटर सरफेस पर है। ले रहे तो यहाँ इस केस में इनसाइड चार्ज क्या होगा? यहाँ जीरो होगा। इनसाइड चार्ज क्या होगा? जीरो होगा। ये बात समझ में आ गई सबको? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हम्म। क्या हो गया? सो गए हो क्या? हम्म। ये बात समझ में आई? हाँ सर। कैसा है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ये पहला केस हो गया। तो जब भी चार्ज देंगे कंडक्टर को, सारा चार्ज कहाँ जाएगा? बाहर, यानी स्पेयर को जब भी चार्ज देंगे बाहर चला जाएगा। दूसरा केस,
सेकंड केस, हमने क्या किया, ये कंडक्टिंग हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ही है, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ही है, लेकिन अब क्या क्या इसके सेंटर पे हमने चार्ज रखा है, इसकी रेडियस आर है ना, चार्ज कहाँ रखा है, इसके सेंटर पे, जो कि इससे कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये बीच में कहीं रख दिया हमने, है ना, लेकिन ये अलग है, ये पूरा स्फीयर अलग है, इसको कोई चार्ज नहीं है। यहाँ स्फीयर क्या है, न्यूट्रल है, स्फीयर इज न्यूट्रल, मतलब ये हुआ कि इस पर कोई चार्ज नहीं दिया है। अब क्या होगा, यहाँ इसको आप ऐसे बना सकते हो, तो आप देखो कि इसकी तो रेडियस आ रहा है, हमने इसको ऐसा बना दिया है। तो इस केस में आप देखोगे कि वापस से इसके अंदर, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्या होना, जीरो होना चाहिए। तो अब यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा किस तरह से, यहाँ क्या होगा, दरअसल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने मान लिया कि इनर सरफेस पर चार्ज, मान लो इनर सरफेस पे मालूम नहीं प्लस के माइनस है, अभी इसकी बात नहीं करते हैं, बस मैंने मान लिया कि इनर सरफेस पे क्यू डैश चार्ज आ गया, और आप देख रहे हो यहाँ कि ये न्यूट्रल था, इस पर चार्ज पहले जीरो था तो बाद में भी जीरो होना चाहिए, इसका मतलब है कि अगर यहाँ क्यू डैश आ गया तो बाहर वाले सरफेस पे क्या जाना चाहिए, माइनस क्यू डैश जाना चाहिए ना, तभी तो इस पूरे कंडक्टर के ऊपर चार्ज क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा। तो मैंने यहाँ क्यू डैश मान लिया, अरे माइनस क्यू डैश मान लिया, ठीक है, आउटर सरफेस पर। अब यहाँ गॉसियन सरफेस बनाते हैं, तो यहाँ की बात करेंगे, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है, जीरो है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की बात कर रहे हैं हम लोग, मैं लास्ट टाइम में भी बता चुका था, चार्ज रेस्ट पर ही है, इसका मतलब मैटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ जीरो, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है। अगर जीरो है तो आप यहाँ देखो चार्ज एनक्लोज क्या होगा, तो चार्ज एनक्लोज हो गया यहाँ, ये गॉसियन सरफेस अगर मैंने बनाया तो चार्ज एनक्लोज हो गया, क्यू प्लस क्यू डैश ना, तो अप्लाइंग गॉस लॉ, अप्लाइंग गॉस लॉ, तो आप देखोगे कि क्या हो जाएगा हमारे पास में, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर फॉर अ क्लोज सरफेस इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख रहे हो कि यहाँ ई इन कितना है, जीरो है, तो जीरो इक्वल टू क्या हो गया, चार्ज एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि बाहर का, ये तो स्फीयर है तो बाहर का चार्ज का इफेक्ट क्या होगा, हमेशा अंदर जीरो होगा, ये तो बात ही कर चुके हम लोग, तो बाहर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ हो जाएगा हमारे पास में Q प्लस क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी Q डैश की वैल्यू क्या होगी, माइनस क्यू, इसका मतलब है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से यहाँ चार्ज कितना आना चाहिए, माइनस क्यू आना चाहिए, यानी फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन वो आ जाएगा हमारे लिए, हमने चार्ज यहाँ क्यू रखा तो अंदर चार्ज क्या होगा, माइनस क्यू, तो बाहर कितना चला जाएगा अपने आप, प्लस क्यू, क्योंकि नेट चार्ज क्या होना चाहिए इसके ऊपर, शेल के ऊपर जीरो आना चाहिए, तो इस पर चार्ज कितना चला गया, क्यू चला गया, ले रहे, तो ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। सर, हाँ बोलो, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, एक बार फिर से बताओ ना। इसमें फिर से बताएं, बताओ ना। देखो क्या करना है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, भाई पहले ये चीज समझना है पहले तो आप,
ये चीज समझ में आई? अरे कुछ बोलेंगे? हाँ सर। हाँ तो हाँ ना तो कुछ तो बोलोगे कि सो जाओगे बीच में? तो ये समझ में आया? मैंने क्या कहा, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। और हमें बात कर चुके हैं कि स्फेयर को जब हम चार्ज देते हैं तो आउटर सरफेस पर जो चार्ज होता है उसकी वजह से अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। ये बात हो गई थी हमारी। ये तो करवा चुका हूँ ना मैं क्वेश्चन स्फेयर के केस में। तो यहाँ इसका मतलब जो बाहर जो चार्ज होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ अंदर जीरो होगा। अब बचे कौन से चार्ज, ये चार्ज है, और एक मैंने यहाँ इस सरफेस पे मान लिया कि क्यू डैश है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो हमारे पास चार्ज एनक्लोज कितना रहा इस गॉसियन सरफेस के अंदर, क्यू प्लस क्यू डैश आ रहा है ना। लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो गॉस लॉ अप्लाई किया मैंने। तो जब गॉस लॉ अप्लाई किया तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो ये ई इन जीरो है, तो ये जीरो हो गया ना पूरी क्वांटिटी। पूरी क्वांटिटी जीरो हो गया तो क्यू एनक्लोज क्या लिखोगे, क्यू प्लस क्यू डैश लिखोगे। यानी क्यू डैश की वैल्यू क्या आ गई, इसका मतलब -2। इसका मतलब है कि इसके इनर सरफेस पे चार्ज क्या आ गया यहाँ, -q चार्ज आ गया। और इस पर चार्ज क्या था, इस पर चार्ज हमने दिया ही नहीं था क्योंकि ये तो न्यूट्रल है। ये क्या है, न्यूट्रल है। इस पर चार्ज -q है तो इस पर चार्ज क्या जाना चाहिए, +q जाना चाहिए ना, क्योंकि दोनों का मिला के चार्ज क्या होना चाहिए बाद में भी, जीरो होना चाहिए। यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। तो पहले भी चार्ज जीरो था तो बाद में भी चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया। जब हमने सेंटर पे यहाँ चार्ज रखा तो यहाँ -q आया। अब इसमें भी एक बात और समझा देता हूँ मैं आपको यही, कि सेंटर पे अगर आपने चार्ज रखा तो ये जो चार्ज है यहाँ ये क्या होगा, यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या लिख देता हूं मैं, सिंस चार्ज स्मॉल q is placed at center of the sphere, since charge q is placed at center of the sphere, therefore charge distribution is uniform at the inner surface of the hollow conducting sphere। ओके, तो ये ध्यान रखना है इस केस में चार्ज का इनर सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म है। एंड देयर इज नो चार्ज, देयर इज नो चार्ज, नो चार्ज नियर टू दी, देयर इज नो चार्ज नियर नियर टू दी, सॉरी क्या हो जाएगा, नियर टू दी आउटर सरफेस ऑफ स्फेयर, therefore there is also charge distribution, there is also there is also charge uh, distributed uniformly। यहाँ भी ये इसलिए मैंने लिख दिया है क्योंकि यहाँ इसके आसपास में कोई चार्ज नहीं है ना। तो उस केस में इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। और यहाँ सेंटर पे लगा इसलिए रखा है, इसलिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यहाँ यूनिफॉर्म होगा। अगर इसको सेंटर से थोड़ा इधर डिस्प्लेस कर देते तो अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता, लेकिन चार्ज अभी भी -q ही रहता। लेकिन आउटर में इस पे चार्ज क्या बना रहता है, यूनिफॉर्म ही बना रहता है। क्यों, क्योंकि आउटर में कोई बाहर चार्ज नहीं है। जब भी इफेक्ट आएगा बाहर के चार्जेस का इफेक्ट इस सरफेस पर आएगा, अंदर वाले स्पेयर
अंदर वाले सरफेस पर नहीं आता है ना। तो ये पॉइंट है इसके अंदर। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये आगे भी जरूरत पड़ेगी, है ना। जैसे क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर होगा अब आपको। जैसे अपने को ये एक कोई एग्जांपल दिया है 116। क्या कह रहा है, एन अनचार्ज कंडक्टर ऑफ इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2 contains a point charge q at the center as shown in the figure. Find e and v at points a b and c. इन तीनों पर अपने को e और v फाइंड करना है। ये कह रहा है, if a point charge q is kept outside the sphere at a distance r, जो कि काफी लार्ज डिस्टेंस दिया है इसने। क्या है, लार्ज डिस्टेंस दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका इफेक्ट इसके चार्ज बार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर नहीं आएगा। कह रहा है फ्रॉम द सेंटर देन फाइंड आउट रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज q एंड चार्ज स्मॉल q। देखो कैसे करेंगे। एग्जाम्पल 116। एन अनचार्ज कंडक्टर ऑफ इनर रेडियस अपने को दिया हुआ है, हमारे पास में ये ऐसा है। यानी ये पूरा सॉलिड पार्ट है, R1 से R2 ये सॉलिड है, और ये इसका सेंटर है। इस सेंटर पे Q चार्ज रखा है इसने, और इसकी जो रेडियस है, इनर रेडियस है वो R1 है, और आउटर जो रेडियस है वो R2 है, और इस स्क्वायर को कोई चार्ज नहीं दिया इसने। इसके दो सरफेस ये बता रहा है, S1 जो कि इनर है, S2 जो कि आउटर है। अपने को 3 पॉइंट इसने बोले हैं, मैं 3 पॉइंट यहाँ बताता हूँ आपको। कहीं भी ले लो, मतलब तो मैंने ये पॉइंट यहाँ ले लिया, एक ही लाइन में ले लिया। ये पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, और सी पॉइंट यहाँ है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यहाँ पर पोटेंशियल बताओ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ। अब इसमें थोड़ा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है ये, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उसी को अप्लाई करना है। हमने देखा है कि अगर सेंटर पे हमने चार्ज देखा रखा है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो आप देखोगे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। जो कि कितना चार्ज आएगा यहाँ, -q। यहाँ कितना चला जाएगा बाहर, यानी हो जाएगा हमारे पास में ऐसा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ देखो, इसको क्यों रखा है, तो अभी हमारी बात होगी क्या चार्ज कितना डेवलप हो जाएगा जो कि यूनिफॉर्म होगा। या इनर सरफेस पर जो चार्ज डेवलप होगा वो होगा -q डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -q हो जाएगा। तो अगर ये -q है तो यहाँ कितना जाएगा फिर, +q जाएगा। कितना जाएगा, +q जाएगा। क्योंकि टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस सरफेस पर -q चार्ज आएगा, इस पर कितना जाएगा, +q चार्ज आएगा। ठीक है, ये हमारे पास में पॉइंट ए है, और ये पॉइंट ओ है, और ये पॉइंट सी है, सॉरी ये बी है, और ये पॉइंट हमारे पास में सी है। तो रेड सिग्नल आने लग गया। रुको एक मिनट। अभी डिस्कनेक्ट करते हैं, फिर आप कनेक्ट करिएगा, ठीक है। मैं क्लियर है, ठीक है।
जो रिकॉर्डिंग हो रहा पार्ट वो तो क्लियर आ ही रहा है। तो क्या हो जाएगा इस केस में, तो अगर जिसको ब्लर दिख रहा है जो रिकॉर्डिंग हो रहा है तो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ क्या करना है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म है। यहाँ भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। तो ये हमारे पास में इनर सरफेस है, ये आउटर सरफेस है। पहले यहाँ लिख लेते हैं, ये क्या है, इनर सरफेस है, यानी सरफेस S1 चार्ज पर क्या हो रहा है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। और S2 पे भी क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। ओके, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। हाँ आदित्य मौर्य, अभी आपका ठीक आ रहा है सिग्नल, हाँ सर, आ रहा है अभी। अभी ठीक है ना, गुड। तो अब यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, अब ध्यान से देखना है, यानी कि इसको क्या समझना है, इसको भी एक स्फीयर समझना है, हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, तो उस केस में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलती है, जीरो मिलती है। यानी जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, यानी जो स्फीयर पड़ा है उसके हिसाब से चलना होगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि इसकी वजह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होने की वजह से, यानी ये तो स्फीयर ही हो गया, स्फीयर हॉलो स्फीयर हो गया, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। और इसमें भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने होने, यानी इसके अंदर तो जाते हैं सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो। यानी ए पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो वो सिर्फ किसकी वजह से मिलेगा, सिर्फ इस जो सेंटर पे क्यों रखा हुआ है। यानी अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं तो एक पॉइंट ए, अगर पॉइंट ए की बात करेंगे तो यहाँ हमारे पास में, हमारे पास में क्या हो जाएगा, यानी ई ए इक्वल टू होगा के क्यू बाई ओ ए का होल स्क्वायर। क्या होगा, के क्यू बाई ओ ए का होल स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि होलो स्फीयर हो गया ना, होलो स्फीयर के सरफेस पर जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। अब आप कहेंगे सर तो इनर सरफेस पर है, तो ये बिल्कुल पतली सी लेयर है ना यार, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो ये मान के चलना है हमेशा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। और इसकी वजह से तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना ही होना है। तो यहाँ सिर्फ किसकी वजह से अब इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया अपने को, ये इसकी वजह से, क्योंकि हमने एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था कि जितने भी चार्जेस होते हैं सबकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। तो यहाँ भी वैसे देखेंगे, लेकिन इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ जीरो है। और यहाँ माइनस क्यू चार्ज क्यों आया, क्योंकि यहाँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए था, जीरो। तो जब आप यहाँ गॉसियन सरफेस बनाओगे, इस पे जब गॉसियन सरफेस बनाओगे, चार्ज एनक्लोज क्या आना चाहिए, जीरो। तो आप अभी बी पॉइंट का छोड़ देते हैं, बी पॉइंट पर जाएंगे, अभी पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, तो देखो ध्यान से ऐसे समझना है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है। तो आप देखो हॉलो स्फीयर के अंदर क्या होता है, सब जगह जो सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वही तो सब जगह अंदर होता है। इसका मतलब है कि इसकी वजह से यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू बाई आर वन। यानी अगर ये होलो स्फीयर है तो अगर इसके रेडियस आर वन है, इसकी वजह से यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल क्या होता है, माइनस के क्यू बाई आर वन। और इसकी वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, प्लस के क्यू बाई आर टू ना। लेकिन इसकी वजह से भी तो देखेंगे कितना आ जाएगा, प्लस के क्यू बाई ओ ए। तो ये टोटल पोटेंशियल हुआ ए पॉइंट का। ये चीज समझने वाली है, ये समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो आगे की चीजें आपको अपने आप क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा टेढ़ा सा है। अच्छा डिस्कनेक्ट हो तो आपस से कनेक्ट करिएगा, क्योंकि इसमें मैं करवा देता हूँ, इसको समझाता हूँ पूरा। तो ये बात समझ में आ गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड का समझ में आ रहा है, इसका समझ में आ रहा है। और अगर नहीं समझ में आया तो रिकॉर्डिंग वापस से देखिएगा, इसको 10 बार देखिएगा, अपने आप बात समझ में आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है।
फिर से समझाता हूँ वैसे मैं यहाँ, क्योंकि इसको क्या समझना है कि हॉलो स्फेयर है, हॉलो स्फेयर के अंदर सरफेस और अंदर सब जगह पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो माइनस क्यू यानी क्या लिखेंगे, माइनस के क्यू बाई आर वन, यानी जो यहाँ होगा इसकी वजह से वही सब जगह होगा। उसी तरह इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्यू है, तो इस पर भी क्या होगा, यानी ये रेडियस क्या है आर टू, तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा इसकी वजह से वही सब जगह अंदर और बाहर होगा, क्या होगा के क्यू बाई आर टू। और यहाँ प्लस क्यू रखा है तो यहाँ की वजह से डिस्टेंस पे कितना होगा, के क्यू बाई ओ है, ये पोटेंशियल आ गया। अब बात करते हैं बी पॉइंट का। 8 पॉइंट बी, तो बी पॉइंट पर तो पोटेंशियल, क्या सॉरी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही होगा क्योंकि तो मेटल के अंदर है, तभी तो यहाँ प्लस क्यू आया तो यहाँ माइनस क्यू चार्ज आया है, क्योंकि गॉसियन सरफेस से एनक्लोज चार्ज क्या होना चाहिए था, जीरो होना चाहिए था। और आउटर सरफेस का तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि हम लोग बात ही कर चुके हैं जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो आउटर सरफेस पे चला जाता है, और उस केस में सारा का सारा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसमें जीरो होता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। अब पोटेंशियल की बात करते हैं, तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल, तो आप देखो कि ये और ये इन दोनों का मिला के पोटेंशियल यहाँ क्या होगा, जीरो, क्योंकि चार्ज इनक्लोज क्या हो रहा है, जीरो। तो सिर्फ इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल कितना है, यानी के क्यू बाई आर टू। क्यों, क्योंकि जो सरफेस पे होगा वही सब जगह होगा ना, कंडक्टर के केस में, कंडक्टिंग स्फीयर के केस में, तो इसका पोटेंशियल ये आ गया। अब बात करते हैं सी का, तो 8 पॉइंट सी, 8 पॉइंट सी की बात करेंगे तो वापस सी पर जाओगे तो ये सारा चार्ज मिला के तो क्या हो गया, यहाँ जीरो हो गया, तो इस पर चार्ज कितना आ रहा है, क्यू आ रहा है। इसकी वजह से यहाँ देखो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, तो आ जाएगी के क्यू बाई और सी का होल स्क्वायर, यानी ये डिस्टेंस लेंगे ना, क्योंकि इसका और इसका मिला के तो क्या हो गया, यहाँ जीरो बचा, कौन ये इसका, तो इसके लिए तो क्या होता है आउटर के लिए जैसे सारा चार्ज सेंटर पे रखा हो, ये आ गया। अब पोटेंशियल की बात करेंगे तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा, तो ये सी पॉइंट है, बीसी क्या हो जाएगा, इन दोनों का मिला के जीरो, तो सिर्फ इसका मिलेगा अपने को, कितना आ जाएगा, के क्यू बाई और सी, ये आंसर। तो ये इस तरह से करना था, इसमें ये कॉन्सेप्ट था। अब इसने एक और पॉइंट कहा है, उस पर भी आ जाते हैं। पॉइंट क्या कहा इसने, क्या क्वेश्चन था भाई, इफ अ पॉइंट चार्ज is kept outside the sphere at a distance r, यानी इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ये हमारे पास में स्फीयर है, इसकी इनर आउटर रेडियस दिया है, सेंटर पे क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज होगा इनर सरफेस पर, आउटर सरफेस पे जो चार्ज आएगा प्लस क्यू जाएगा, प्लस क्यू चार्ज जाएगा। और यहाँ से इसकी लार्ज डिस्टेंस पर ये बात कर रहा है जो कि आर, आर टू के कंपैरिजन में, क्योंकि आर कैपिटल आर टू क्या है, आउटर सरफेस की रेडियस है। तो यहाँ इसने क्यू चार्ज रखा है, तो इस पे फोर्स बताओ। देन कह रहा है कि इफ अ पॉइंट चार्ज क्यू इज केप्ट आउटसाइड द स्फीयर ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर, देन फाइंड आउट रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज क्यू एंड स्मॉल क्यू। कैपिटल क्यू चार्ज रखा है, तो जो सेंटर पे चार्ज रहेगा उस पर भी फोर्स बताना, इस पे फोर्स बताना। तो एक बात यहाँ देखो, इस पॉइंट के लिए जब जाएंगे आप देख रहे हो कि इसका तो नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो, यानी सिर्फ ये चार्ज है ना, क्योंकि डिस्टेंस कितना बता रहा है, ये आर बता रहा है, ये पॉइंट ओ है, यानी फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू कितना आ जाएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू, ये फोर्स आएगा, ये आंसर आएगा। लेकिन इसकी वजह से यहाँ फोर्स क्या होगा, जीरो होता है। क्यों होगा जीरो, आप तो याद ही रखोगे जीरो होगा, क्यों,
क्योंकि यहाँ क्या होता है कि इसका और इन सब का मिला के अंदर, आप तो इतना याद रखो कॉन्सेप्ट कि जब इसकी वजह से यहाँ फोर्स देखेंगे तो उस केस में क्या होता है कि हमने पहले मालूम है कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंट्री नहीं करेगी। याद आ रहा है? यानी इसका मतलब इसकी वजह से अंदर फोर्स क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। यानी फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल क्यू इज जीरो ड्यू टू क्यू, ड्यू टू चार्ज कैपिटल क्यू। तो ये यानी, लेकिन इस पर चार्ज किसकी वजह से आ रहा है? वो तो इस चार्ज की वजह से आ रहा है इस पर तो। लेकिन जब इसकी वजह से यानी इस पर जो फोर्स निकालेंगे, हाँ है ना, हरी बात समझ में, इस पर क्या पूछ रहा है? नेट फोर्स पूछ रहा है वो। फोर्स ऑन चार्ज क्यू यानी फोर्स ऑन चार्ज क्यू जो कि नेट फोर्स है, और इस पर नेट फोर्स क्या होगा? ये जो मैं लिख रहा हूँ नेट फोर्स ऑन चार्ज है, ये क्या है? नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू इज जीरो ड्यू टू चार्ज क्यू, क्योंकि इसकी लाइन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी एंट्री नहीं करेगी, तो इसका इफेक्ट हमेशा अंदर की साइड क्या होगा? मतलब इसका नहीं, इन सब का मिला के, इसका और इसका सबका मिला के इनसाइड इफेक्ट क्या होगा? एक तरह से जीरो। अगर ये पूछा जाता है कि इसकी वजह से इस पर फोर्स क्या है, तो सीधा आ गया के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका तो इस पर होगा ही, ये तो मैं पहले बात कर चुका हूँ। यानी इंडिविजुअल चार्जेस का फोर्स तो होता ही है, लेकिन इस पर नेट फोर्स क्या होगा? हमेशा जब भी यहाँ रखेंगे, ये हो गया कैविटी के अंदर किसी भी चार्ज को रखते हैं तो उस पर फोर्स क्या होता है? हमेशा जीरो होता है। और आपको अगर ये याद हो, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट आ जाता है, उनको कहाँ रखते हैं? हमेशा मेटल के अंदर रखते हैं। मेटल के अंदर रखा इसलिए जाता है क्योंकि बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या बाहर जो चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, उनकी वजह से अंदर अंदर इफेक्ट क्या होता है? हमेशा केविटी के अंदर जीरो होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, तो यानी इस पर नेट फोर्स क्या है? जीरो होगा, इसलिए मैंने नेट फोर्स लिखा जीरो। लेकिन अगर पूछा जाता है कि इसकी वजह से इसको फोर्स क्या होगा, तो मैं बता ही देता, तब तो के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन ऐसे नेट इफेक्ट क्या हो गया? इसके ऊपर जीरो होगा, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, नेक्स्ट हमारे पास 1117, सॉरी 117, an uncharged conductor of inner radius r1 and outer radius r2 contains a point charge q placed at point p, not at the center, is shown in the figure. Find out the following. अब ये सेंटर पर नहीं है तो क्या होगा? सेंटर पर अगर नहीं है तो यहाँ अपने को क्या बताना है? सेंटर पे पोटेंशियल भी बताना है। सी पर पोटेंशियल क्या होगा, फिर ए पर भी पोटेंशियल बताना, वहाँ क्या होगा, है ना? तो इसको भी समझ लेते हैं। तुम्हारे पास में इसकी इनर रेडियस r1 है, इसकी जो आउटर रेडियस है वो r2 है, और ये सी पॉइंट है, और जो चार्ज रखा है वो किसी पॉइंट पी पर रखा है, कि वो चार्ज यानी सेंटर पे नहीं है। हमारे पास में कुछ पॉइंट है, एक तो सेंटर सी हो गया, फिर ये पॉइंट मैंने मान लिया कि ये डी हो गया, और इधर पॉइंट मान लिया कि इधर ए पॉइंट है, और इधर ये पॉइंट मान लेते कि बी है। अब यहाँ क्या होगा? पहले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखो। तो अब रूल क्या बनाना देखो आपको,